नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम 2026 के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप दिल्ली, एनसीआर, मुंबई या बेंगलुरु किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आप सैलरी से गुजारा करते हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो 2026 में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या यह 2025 से अलग होनी चाहिए या बिल्कुल 2025 जैसी होनी चाहिए? 2026 में मार्केट कैसा बिहेव करेगा? 2025 के की पॉइंट्स क्या रहे? मुझे गोल्ड लेना चाहिए या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड अभी भी सही है? क्या एसआईपी करना है? मैं इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारी चीज़ों पर ठीक से, ढंग से, डिटेल में रिसर्च करके, कई सारे एक्सपर्ट्स लोगों को सुनकर, उनकी बातों को समझकर, सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके एक छोटे से आधे घंटे से कम के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं 2026 की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 2025 में क्या क्या हाईलाइट रहे मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में, और 2026 पे उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। क्योंकि हम जब इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लानिंग करते हैं, हम कोई डिसीजन लेते हैं और आप ठीक ठाक थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, तो आपको पता है कि मार्केट का एक इवेंट का, एक इंसिडेंट का दूसरे इंसिडेंट या इवेंट पे इफेक्ट पड़ता है, फर्क पड़ता है, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, इस तरीके से। तो 2025 के क्या हाईलाइट रहे, ये समझना बहुत जरूरी है। 2025 में इंडियन मार्केट में 3 बड़े हाईलाइट्स रहे। पहली हाईलाइट ये रही कि मार्केट में स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और लार्ज कैप के जो फंड्स हैं, और हम ज़्यादातर इसमें म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ और फैक्टर्स के बारे में, तो स्मॉल कैप और मिड कैप ने काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखा। दूसरी ये रही कि मार्केट बहुत गिरा, बट बाद में काफ़ी संभला भी, जिस स्पीड से गिर रहा था वो संभल गया। तीसरा हाईलाइट रहा कि जो FIIs हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने खूब दबा के सेलिंग करी इंडियन मार्केट में। बाद में उसमें थोड़ा सा स्टेगनेंसी आई, थोड़ी सी कम, मतलब जो सेलिंग कर रहे थे वो थोड़ा सा कम हुआ। और ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ? यूएस की मार्केट में मंदी की आहट रही, चाइना का मार्केट फिर से अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और रेट्स में स्पेसिफिकली इंडिया के जो RBI के रेट्स हैं और यूएस के जो सेंट्रल बैंक के रेट्स हैं, इसमें कटौती बीच बीच में कई बार देखी गई। अब अगर सेक्टर्स की बात करें कि किस किस सेक्टर्स ने कैसा कैसा किया, तो बैंकिंग से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वो स्टैग्नेंट से रहे। IT सेक्टर में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिला। जॉब कट की नौबत आई, कई सारी कंपनीज में हमने देखा कि जॉब कट हुई। कई सारी जगहों पर हमने देखा कि हायरिंग भी अब नहीं हो रही है, कॉशन हायरिंग हो रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज ने अच्छा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। फार्मा सेक्टर ओके रहा। FMCG सेक्टर में कंजम्पशन की प्रॉब्लम रही। और इन सब का मतलब 2026 के लिए क्या होता है? मतलब ये होता है कि 2026 में इंटरेस्ट रेट और कम हो सकता है प्रॉबेबली। ये मतलब कोई प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकता, हम एक पुराने डेटा और सिचुएशंस के बेसिस पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेट कम हो सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि फिर होम लोन वगैरह थोड़े और सस्ते होंगे, तो इससे इंफ्रा वगैरह का जो मतलब सेक्टर है वो थोड़ा और बूम कर सकता है। बैंकिंग इसी तरीके से चल सकती है। IT सेक्टर में अभी भी मंदी देखी जा सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि मंदी रहेगी। ले ऑफ्स हो सकते हैं, जॉब कट्स हो सकते हैं, सैलरी में हाइक कम हो सकती है, या सैलरी कट की नौबत आ सकती है। बट ऐसी कंपनी जिन्होंने AI और AI से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए, AI कैपेबिलिटीज़ जिन IT कंपनीज में रही,
तो उन पे मतलब बेहतर ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि 2025 में बूम किया है और उम्मीद है 2026 में बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ये लेकर जाएगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अभी भी बनी हुई है, रसिया यूक्रेन और ठीक है, तो इनके वॉर्स वगैरह, उसकी वजह से आप देखोगे तो वेस्ट के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रह सकती हैं। तो ओवरऑल 2026 ऐसा लग रहा है कि अभी भी वेट एंड वॉच, बैलेंस अप्रोच, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी नहीं, बीच का सा अप्रोच ले चलने का साल है। जैसे 22-23 वगैरह थे ना, एग्रेसिव ईयर्स थे, मतलब इसमें दबा के आप एग्रेसिव स्टेप्स ले सकते थे। 2025 ने वो मौका नहीं दिया। 2026 लग रहा है स्टेगनेंट सा रहेगा, बहुत एग्रेसिव नहीं जाएगा, बहुत बेकार भी नहीं जाने की उम्मीद है, क्योंकि ग्रोथ रेट वगैरह ठीक ठाक चल रही है। तो ये सिचुएशन रह सकती है। अब थोड़ा सा डिटेल में इकोनॉमिक पिक्चर पे, इससे पहले अभी हम बात करेंगे कि 2026 में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज और बात करेंगे, बट उसके पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक्स कैसा रहने वाला। तो जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखोगे 2025 में भी ठीक ठाक ही रहा, बहुत पीक पर नहीं गया, 6-6.5% के आसपास एवरेज रहा। 2026 भी मोटा मोटा ऐसा ही रहने की उम्मीद है। 8% जाएगा, आई डाउट। 6% से कम हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। तो वही 6-6.5% के आसपास मुझे लगता रहेगा। इन्फ्लेशन की बात करें तो आरबीआई का टारगेट है 4%। मुझे नहीं लगता कि 4%, क्योंकि दुनिया में जो सिचुएशंस बनी हुई हैं, इन्फ्लेशन 4% पे लाना बहुत मुश्किल है। और अगर ये 6% से और नीचे ले कर भी आए तो प्रोबेबली जो एफएमसीजी का सेक्टर है, जो फार्मा का सेक्टर है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आएगा। गॉड नोज। इंटरेस्ट रेट तो कट डाउन होगा 2026 में, इसके लिए मैं काफ़ी श्योर हूँ। और इंटरेस्ट रेट कब डाउन होगा तो उससे क्या क्या, एक तो होम लोन वगैरह सस्ते होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से चीज़ों में थोड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन साथ ही साथ एफडी वगैरह में रिटर्न कम हो जाएंगे। जो रिटर्न अभी मिल रहे हैं वो रिटर्न्स कम हो जाएंगे, ऐसा 2026 में पॉसिबिलिटी है। करेंसी की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ दिसंबर के लगभग सेकंड लास्ट वीक में, 290 के आसपास रेट चला गया है INR का। तो मुझे लगता है कि 2026 में 100 टच कर सकता है, प्रॉबेबली टच भी नहीं किएगा तो एक बार टच करके वापस आ जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या कदम उठाती है, अभी तक बहुत ज़्यादा उठाती हुई सी नहीं दिख रही है। मतलब कुछ कदम उठाए हैं, जैसे यूएसडी पे डिपेंडेंसीज कम करना, गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाना, तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। असर उसका बहुत ज़्यादा दिखता हुआ सा नहीं लग रहा है। अब ये सब मैं आपको कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सैलरीड लोगों के इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट यहीं से स्टार्ट होती है। देखो, आईटी सेक्टर थोड़ा डावाडोल रह सकता है, प्रोबेबली जो कंपनीज एआई और इससे रिलेटेड में, जो मतलब जेनरिक आईटी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, वो 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़, और भारत की बहुत सारी जनता इसमें एम्प्लॉयड है, उनको अपना इमरजेंसी फंड थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। इमरजेंसी फंड पे थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, पैसे डूबे ऐसी चीज़ों में ऐसे स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। तो रिस्क थोड़ा कम लेना है और अपनी इमरजेंसी फंड को बढ़ा लेना है। प्रॉब्ली अगर आपने 3 महीने का रखा है तो 6 महीने का कर लीजिए, 6 महीने का रखा है तो कोशिश करिए 12 महीने का इमरजेंसी फंड कर लीजिए। इक्विटी में आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक 1 या 2 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करा है, एक या 2 फंड में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, या 2-4 शेयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट है, कोशिश करिए उसको डाइवर्सिफाई कर लिए। थोड़ा सा गोल्ड वगैरह में भी, थोड़ा सा गोल्ड बहुत बढ़ा है, 2026 में और बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो डाइवर्सिफिकेशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन फंड्स में भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा डेट, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा बैंकिंग, थोड़ा इंफ्रा, थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब में आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए अगर आपने 2-3 सेक्टर्स में ही केवल इन्वेस्टमेंट अपनी करी हुई है तो।
अब एक मैंने रफ स्ट्रक्चर बनाया है कि मैं अगर 30 साल का होता और 2026 में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं किस तरीके से एलोकेशन करता। इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करीब 50 से 60%, जो अभी तक मैं 70 से 80% तक करता आया हूँ। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी मैं 20 से 25%, गोल्ड में भी 10% के आसपास डालता। प्रोबली रियल एस्टेट वगैरह में मैं नहीं डालता, वो मैं गोल्ड में ही करूँगा। इंटरनेशनल इक्विटी में 10% के आसपास डालता, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन इंडिया से बाहर भी करता। और इक्विटी अगर ब्रेक डाउन करें, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि 50 से 60% के आसपास मैं इक्विटी में डालूँगा, उसको पहले मैं स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पैसे डालता, बट अभी की सिचुएशन जैसी है तो मैं स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम पैसे डालकर 8 से 10% ही पैसे डालूंगा, और मिड कैप में 15 से 18%, लार्ज कैप में 25 से 30%। लार्ज कैप में भी क्योंकि 2026 में स्टेबिलिटी चाहिए तो मैं बैंकिंग, आईटी और फार्मा ये मेजर्स होंगे। निफ्टी 50 भी, इंडेक्स फंड भी, मतलब जो थोड़े सेफ से ऑप्शन हैं, बहुत ऊपर नहीं जाएंगे बहुत नीचे भी नहीं जाएंगे टाइप, जिसमें मुझे लगता है तो उन पे मैं बेट करूँगा। मिड कैप की अगर बात करूँ जो 15 से 18% में कह रहा हूँ, तो सेलेक्टिव अप्रोच, वहाँ पर क्वालिटी स्टॉक विद गुड मैनेजमेंट और ओवर वैल्यूड नेम्स जो हैं उनको अवॉइड करूँगा। स्मॉल कैप में रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो बिल्कुल फ्यूचर कैसे लग रहे हैं उस पर मैं फोकस करूँगा। और थोड़े पैसे मैं सेक्टोरियल फंड्स पे, करीब 10 से 15% सेक्टोरियल फंड्स पे भी डालूँगा। स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया के जो थीम है, डिफेंस सेक्टर्स के जो कंपनीज़ हैं, याद ध्यान से सुनिए, मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया के जो थीम्स वाले फंड्स हैं, डिफेंस सेक्टर्स वाले जो फंड्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो फंड्स हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो फंड्स हैं। बाकी मैं 20 से 25% डेट एलोकेशन पर जाता। और डेट एलोकेशन में कैसे, इस 20 से 25% को 10 से 12% शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में, जो 2-3 साल के लिए जो मेरे गोल हैं उनके लिए। कॉरपोरेट बॉन्ड्स 5 से 8% के आसपास, क्योंकि ये एफडी से बेटर रिटर्न देते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले AAA वाली रेटिंग जरूर देखना है हमें, मतलब ये बिल्कुल थंब रूल है। पीपीएफ ईपीएफ में भी अगर आपको लगता है, जिससे मैं पीपीएफ में कुछ पैसे डालता हूँ, तो अगर आप भी डालना चाहें तो कुछ पैसे उसमें भी डाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अभी भी नो है, क्योंकि मुझे लगता है फिक्स डिपॉजिट का रेट और कम होगा 2026 में, तो फिक्स डिपॉजिट नहीं बल्कि उसकी जगह पर कोई लिक्विड फंड टाइप चूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। गोल्ड, मुझे लगता है कि गोल्ड अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा तो थोड़ा ज़रूर बढ़ेगा, थोड़ा भी नहीं बढ़ेगा तो स्टेगनेंट रहेगा, गिरेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। इवन सिल्वर भी मुझे लगता है कि नहीं गिरेगा, तो सिल्वर और गोल्ड अभी भी अगले 1 साल भी ठीक ऑप्शन रहेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहुत ज़्यादा रिटर्न मत एक्सपेक्ट करिए, बट हाँ वो गिरेंगे नहीं, रिस्क नहीं होगा टाइप्स, वैसी वाली बात होगी। और क्या प्रेफर रहेगा, तो ETF, गोल्ड के ETF ये प्रेफर्ड रहेंगे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो नहीं, क्योंकि अभी सेकेंडरी मार्केट में चलता है, प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट ने देना ही बंद कर दिया है, तो ETF। फिजिकल गोल्ड चॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेकिंग चार्जेस वगैरह लग जाता है, डिजिटल में भी GST वगैरह पंगा रहता है, तो ETF, गोल्ड ETF प्रॉब्ली बेटर ऑप्शन रहेगा। रियल स्टेट RETs में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मतलब मैं नहीं, उसमें मुझे लगता है कि पैसे डालना चाहिए। इंटरनेशनल में थोड़े पैसे, जैसे नैस्डैक वगैरह के फंड्स हैं, तो उसमें मैं 10% के आसपास पैसे डालूँगा। और कुछ एमर्जिंग मार्केट में पैसे 5% के आसपास अगर आपको लगता है तो डाल सकते हैं। तो मोटा मोटा ये एलोकेशन रहेगा। अब अगर आप 5,000 रुपये डालते हैं तो फिर इसी परसेंटेज में उसको कर सकते हैं, 10,000 डालते हैं तो इसी परसेंटेज में उसका एलोकेशन कर सकते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स 2026 में बेहतर रहने वाले हैं, तो जो मैंने बोला कि काफ़ी सारे रिसर्च करके और इधर उधर और कन्वर्सेशंस देखकर, एक्सपर्ट ओपिनियंस देखकर
बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की अगर बात करें तो अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे नहीं, बेकार जाएंगे नहीं लगता। ऐसा लगता है कि स्टेगनेंट से रहेंगे। इंटरेस्ट रेट मतलब अभी कम होने के चांसेस हैं, तो मुझे लगता है कि ये ठीक हो देंगे। लोन ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। एनपीए लेवल इम्प्रूव हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से, तो वो एक बेटर साइन है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। पीएसयू भी अट्रैक्टिव, और इसमें कहाँ पर करें तो बैंकिंग के बहुत सारे इंडेक्स फंड्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वालिटी प्राइवेट बैंक्स में कर सकते हैं। एनबीएफसीज और छोटे मतलब नॉन बैंकिंग वाले जो एनबीएफसीज हैं उसमें थोड़ा सा मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ध्यान देकर इन्वेस्टमेंट करना है। आईटी सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सेलेक्टिव होना चाहिए 2026 में। मिक्स्ड बैग है ये। स्पेसिफिकली जो लोग यूएस में ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो एआई के प्रोडक्ट वगैरह उनके पास हैं, एआई एडॉप्शन है, तो उनके लिए अच्छा रह सकता है। अदरवाइज आईटी में थोड़ा सा ध्यान देना है। टियर 1 कंपनीज स्टेबल होंगी, बट बाकी कंपनीज के लिए इशू आ सकता है, ऐसा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज ऐसा लगता है कि अच्छा करेंगी 2026 में। स्पेसिफिकली रोड्स, रेलवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ठीक है, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट है, पीएलआईज। तो जैसे कंपनीज हैं जो सीमेंट कंपनीज हैं, इंजीनियरिंग फर्म्स हैं, एलएनटी वगैरह टाइप, ये अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, ऐसा लगता है 2026 में। डिफेंस और एरोस्पेस, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी फोकस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इसमें बन रही है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी इसमें लग रही है। तो एरोस्पेस और डिफेंस थोड़ा सा कॉशन होके, बट अगर आपने रिस्क लिया तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा रिटर्न मिल सकता है, स्पेसिफिकली इन दोनों सेक्टर्स में। फार्मास्यूटिकल डिफेंसिव थोड़ा सा होना चाहिए, बहुत मुझे नहीं लगता। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं कह रहा हूँ कि शायद अच्छा करेगा, डिफेंस अच्छा करेगा, एरोस्पेस अच्छा करेगा, फार्मास्यूटिकल स्टैग्नेंट सा रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। बट हाँ अट्रैक्ट मतलब मेडिकल चीज़ें तो ऐसी हैं कि एवरग्रीन टाइप की हैं, तो बहुत ख़राब तो जाती नहीं है ऑन एन एवरेज। इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी वाली कंपनीज बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि ईवी एडॉप्शन हो रहा है। सोलर एनर्जी की जो कंपनीज हैं, वाटर मैनेजमेंट की जो कंपनीज हैं, अभी जो नया बिल आ रहा है जी राम जी वाला, तो उससे आ गया है मतलब, तो वो और भी कई सारे स्कीम्स प्लान हैं। तो मुझे लगता है वाटर मैनेजमेंट वाली जो कंपनीज हैं ये बेहतर करेंगी। कंज्यूमर कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली एफएमसीजी जो कंपनीज है, कंजम्पशन पूरी दुनिया में कम हो रहा है, तो उस पर आपको थोड़ा सा कॉशन आपको लेना चाहिए। अर्बन कंजम्पशन थोड़ा सा वीक है, रूरल में रिकवरी तो स्लो मतलब रह ही रही है काफ़ी टाइम से। मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया जो कंपनीज हैं, ये मुझे लगता है कि बेहतर कर सकती हैं, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल वाली कंपनीज, ये सारी, टॉय मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन से सेक्टर्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं अवॉइड करूंगा 2026 में? रियल एस्टेट, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अवॉइड करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड, बबल से भरे हुए हैं, और मुझे लगता है 2026 में ये कंटिन्यू रहेगा। ओवर वैल्यूड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कमोडिटी हैवी प्लेस, ठीक है, इसमें नहीं करना है। लॉस मेकिंग न्यू एज कंपनीज या इवन प्रॉफिट मेकिंग न्यू एज टेक कंपनीज, मैं इसको भी अवॉइड करूंगा 2026 में लेना। तो कुछ रिस्क है 2026 में, वो हमें देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मार्केट वोलेटिलिटी के लिए एसआईपी कंटिन्यू करना है, लमसम अवॉइड करना है, और मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके रखना है। लॉस मेंटेन
नहीं करना है, लॉस नहीं लेना है इक्विटी में। अगर लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो डाइवर्सिफाई करना है या रीएलोकेशन करना है। सेक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे सेक्टर कंसंट्रेशन अगर हो जाता है तो किसी भी सेक्टर में 15% से ज़्यादा नहीं रखना है, डाइवर्सिफिकेशन रखना है अलग अलग सेक्टर्स में, और साइक्लिकल और डिफेंसिव दोनों बनना है। ओवर लेवरेज नहीं करना है, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। तो दोस्तों 2026 एक बैलेंस ईयर रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो 2026 में हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बैलेंस्ड होगी। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, कुछ सेक्टर्स जिस पे अवॉइड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 2026 अगर आप ध्यान से खेलेंगे, ध्यान से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके लिए 2025 से बेटर रिजल्ट्स लेकर आएगा। 2025 में बहुत सारे लोगों ने पैसे ऊपर नीचे गए, पैसे बढ़े नहीं बढ़े, वो चीज़ें हैं, मार्केट डाउन गया। बट 2026 वैसा नहीं रहेगा, उससे बेटर रहेगा। लेकिन क्या बहुत वो मतलब 21, 22, 23 जैसा हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो आपको बैलेंस अप्रोच लेकर चलना है। उम्मीद है ये पॉइंट्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे और थोड़ा सा अपना खुद रिसर्च करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली आपका डिसीजंस है। ये मैं जो बता रहा हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं होता तो क्या करता, आप होते तो इनमें से कुछ टिप्स लेकर अपना रिसर्च करिए, अपना इन्वेस्टमेंट करिए, और बताइए कि आपको इनमें से कौन सी टिप या कौन सी बात सबसे बेहतर लग रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।